एक बार पुनः आप सभी का डू मैथ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बीएचयू बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अभिरुचि, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिरुचि, जैसा कि आप जानते हैं, दो शब्दों से शिक्षण और अभिरुचि से मिलकर बना है। शिक्षण का अर्थ अभी हम आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। अभिरुचि का मतलब होता है कि किसी विशेष योग्यता, क्षमता किसी क्षेत्र में कार्य करने की जो किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर पाई जाती है। तो अतः शिक्षण अभिरुचि जो है, इसका जो सामान्य अर्थ हम समझ सकते हैं वो ये होता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें कितनी आप रुचि ले रहे हैं और या उसके प्रति आपका क्या रुझान है। शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, शिक्षण की विधियां और तकनीकियां होती हैं, उन सब का कक्षा शिक्षण में कुशलतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता से आशय लिया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक के सामने अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो किसी किताबी ज्ञान या पहले से निश्चित पैटर्न या सिद्धांत के आधार पर हम उन्हें हल नहीं कर सकते। कक्षा कक्ष में शिक्षण की परिस्थितियों के दौरान आई इन अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुरूप अध्यापक के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि नहीं, किस तरीके से वह प्रतिक्रिया दे ताकि सही तरीके से विद्यार्थियों की समस्याओं को हल कर सके। अगर ये क्षमताएं उनके अंदर हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, इस अध्यापक के अंदर शिक्षण अभिरुचि पर्याप्त मात्रा में है। यद्यपि हम जानते हैं कि शिक्षण अभिरुचि जो है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक और असीमित होता है, फिर भी कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आयाम शामिल होते हैं, इन सबको समझने के लिए हम व्यावहारिक रूप में जो निम्न विषय के संबंध में जो ज्ञान है, कौशल है या जो क्षमता है, उसके आधार पर, उसकी जानकारी के आकलन के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति या बालक में कितनी शिक्षण अभिरुचि है। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं शिक्षण अभिरुचि में, जिसे हम सभी लोगों को मिलकर डिस्कस करना है, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे क्वेश्चंस आपको हल करने के लिए मिलते हैं परीक्षाओं में शिक्षण अभिरुचि के। वो चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो या बीएड प्रवेश परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, अध्यापक भर्ती की परीक्षा हो, प्रायः हर जगह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक रहा है शिक्षण अभिरुचि, जहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नहीं, इसमें कौन कौन से वो टॉपिक और बिंदु आएंगे जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है कि वो शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं और शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण के कौन से सिद्धांत होते हैं, शिक्षण के कौन से सूत्र होते हैं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं या चरण होते हैं, शिक्षण का क्या महत्व होता है, इसके साथ ही अधिगमकर्ता का क्या अर्थ होता है, अधिगमकर्ता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अधिगमकर्ता की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, और अधिगमकर्ता जो है उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं कि कोई बहुत अति प्रतिभाशाली बालक है, कोई मानसिक रूप से मंद बालक है, कोई औसत बुद्धि बालक है या कोई सृजनात्मक बालक है, कोई समस्यात्मक बालक है, ये सब क्या होते हैं, इनकी ज़रूरतें क्या होती हैं, ये सबका अध्ययन हम करेंगे। साथ ही शिक्षण को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं जिससे शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाता है और बेहतर किया जाता है, अच्छे शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी खूबियां होती हैं, और साथ ही शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, उन शिक्षण विधियों का क्या महत्व होता है, किस विषय में किस प्रकार के शिक्षण विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है, किसी पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते समय सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से वो सहायक शिक्षण सामग्री हैं जो हमारे किसी प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए सहायता पहुंचाती हैं, कक्षा संप्रेषण क्या होता है, किस तरीके से अध्यापक जो है प्रभावी तरीके से बच्चों के अंदर जो मूलभूत योग्यताएं और दक्षताएं हैं उनको पहुंचा सकता है, कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है,
अध्यापक किस तरीके से बच्चों को न सिर्फ पढ़ाए बताए बल्कि उनको पढ़ने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभिप्रेरित करे, यानी अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही अनुशासन क्या होता है, कक्षा में आने वाले अनुशासन की जो समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से एक अध्यापक को उन्हें डील करना चाहिए, कैसे हल करना चाहिए, और इसके साथ एक अंतिम बिंदु है जो कि शिक्षक और छात्र के बीच संबंध क्या होने चाहिए। ये तमाम बिंदु हैं जिन पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो भी आप देखेंगे, चाहे नेट या किसी बीएड प्रवेश परीक्षा, सीटेट या यूपीटेट, जहाँ भी देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न मिलेगा। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि ये जो हमने बिंदु डिस्कस किए हैं वो कमोबेश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्त शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक जो है इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया है। और आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विस्तृत जानकारी के लिए, डिटेल संपर्क करने के लिए जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8810901550 पर आप संपर्क करें, जिससे आपको नोट्स और आगे के आने वाले लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, वो तमाम जो सुविधाएं आपको हैं वो दी जाएंगी। विस्तृत जानकारी आप जब इस नंबर पे संपर्क करेंगे तभी आपको मिलेगी। एक तरह से ये डेमो वीडियो है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी शेष क्रमबद्ध तरीके से वीडियो इस पे अपलोड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को हल किया जाएगा, जिससे एक बेहतर समझ आपकी बने, ताकि शिक्षण अभिरुचि पे आने वाले लगभग सभी सवालों को आप सही जवाब दे सकें। आइए अब हम पहले जानते हैं कि शिक्षण का जो सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य तौर पे अगर हम कहें एकदम बिल्कुल लेमैन की भाषा में, आम भाषा में, तो शिक्षण का जो सामान्य अर्थ होता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से होता है, या पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, या ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, या बच्चों को आप जो तथ्य या कोई फैक्ट उसको जो देते हैं, उसको याद करवाते हैं, बोध कराते हैं, समझाते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम सामान्य अर्थ में शिक्षण या टीचिंग कहते हैं। शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक समाज में घटित होती है, जिसमें शिक्षक जो है वो सामाजिक परिवेश में परस्पर सहभागिता से विद्यार्थियों से वार्ता करके, उनको अपने साथ शामिल करके, अपने छात्रों तक जो उसके पास ज्ञान है या कौशल है, व्यवहार है, उसकी जो दक्षताएं हैं, वो सभी अपने विद्यार्थियों के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। एक तरह से हम देखते हैं तो ये शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है ये गत्यात्मक होती है, अंतःक्रियात्मक होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहती है और सोउद्देश्य होती है, यानी इस पूरी प्रक्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। आइए अब हम देखते हैं कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। जहाँ तक शिक्षण के व्यापक अर्थ की बात है तो आप सभी जानते हैं कि लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चा जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वो जहाँ से भी जो कुछ सीख रहा है प्रकृति से, वातावरण से, वह सभी कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो वो शिक्षण कर रहे हैं, यानी हर चीज़ कुछ न कुछ उसको सिखा रही है, बता रही है। यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्ष कभी चलती है, कभी अप्रत्यक्ष चलती है, कभी औपचारिक सेटिंग इसकी हो जाती है, कभी अनौपचारिक तरीके से आप रास्ते में जाते हुए, टहलते हुए, कहीं बातचीत करते हुए, और भी दुकान पे कुछ सामान खरीदते हुए कुछ न कुछ आप निश्चित रूप से सीख रहे होते हैं। तो वो भी व्यापक अर्थ में शिक्षण ही एक तरह से होता है, और व्यक्ति जो है हर जगह कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है वो जीवन भर चलने वाली उस प्रक्रिया से है, जो अनवरत हर परिस्थिति में, हर वातावरण में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण के संकुचित अर्थ की। जो शिक्षण का संकुचित अर्थ है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जहाँ शिक्षण का कोई निश्चित उद्देश्य हो, शिक्षण का कोई निश्चित समय हो, कोई निश्चित स्थान हो, और निश्चित अनुभवी व्यक्ति हैं, ये मिल के जो शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, तो इसको हम सामान्य अर्थ में शिक्षण कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो हमारा शिक्षण होता है वो इसी अर्थ में होता है कि उसका कुछ उद्देश्य होता है, समय निर्धारित होता है स्कूलों का कि 10 से 3, 8 से 2, और निश्चित स्थान होता है, वो स्कूल बने होते हैं। उसके साथ ही
वो अनुभवी व्यक्ति जिसे अध्यापक कहते हैं वो इस शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब इसके बाद आती है कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, इससे हम क्या अर्थ समझते हैं। तो अभी तक जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण है इसकी जो प्रकृति है वह एक अंतःक्रियात्मक होती है और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहती है, तीनों में एक संबंध स्थापित होता रहता है। शिक्षण में सूचनाओं, ज्ञान और जानकारियों का आदान प्रदान होता रहता है। अगर ज्ञान और जानकारियों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो उसे हम शिक्षण नहीं कहेंगे। शिक्षण जो है सिखाना और वातावरण के साथ अनुकूलन की भी प्रक्रिया होती है। अगर विद्यार्थी सीख नहीं रहा है तो वो शिक्षण नहीं है, और साथ ही जो वातावरण है जिस भी तरह का है उसके साथ वह अनुकूलन की प्रक्रिया करता है, उसके साथ तालमेल और सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया करता है। इस तरह से ये एक और इसकी विशेषता होती है। अगला पॉइंट जो हम इसमें कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है यह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है और उन्हें सदैव क्रियाशील रखता है। अगर हमारा शिक्षण बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहा है, उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, उन्हें एक्टिव नहीं, क्रियाशील नहीं रख रहा है, तो निश्चित रूप से वो सही अर्थों में शिक्षण नहीं होगा। शिक्षण एक तरह से तैयारी का एक साधन है और सीखने का संगठन है। संगठन ही नहीं बल्कि गत्यात्मक संगठन। लगातार शारीरिक मानसिक बदलावों और परिवर्तनों के जरिए कुछ न कुछ हम अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन को सीखते रहते हैं। शिक्षण अध्यापक का या शिक्षक का स्व मूल्यांकन भी करता है। अगर अध्यापक या कोई शिक्षक अपना स्व मूल्यांकन नहीं करता है इसका मतलब वो शिक्षण की प्रक्रिया को सही तरीके से समझ नहीं रहा है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, शिक्षण कुल कितने प्रकार का होता है। शिक्षण के जब प्रकार की हम बात करते हैं तो कई आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला है कि जो शिक्षण का हमारा उद्देश्य क्या है उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और फिर जहाँ तक बात आती है कि शिक्षण के स्तर के आधार पर कि कितने स्तर का, लेवल्स का जो टीचिंग होती है, तो उसके आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है: स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध या अवबोध स्तर का शिक्षण, चिंतन स्तर का शिक्षण, यानी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये 3 उसके लेवल्स होते हैं। और फिर अगली बात आती है कि किसी भी देश समाज की जो शासन प्रणाली होती है या अध्यापक की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर भी शिक्षण के प्रकार को बांटा किया है कि एक तंत्री या जिसको हम तानाशाही कहते हैं कि अध्यापक बिल्कुल तानाशाही तरीके से कक्षा में शिक्षण करे तो तानाशाही शिक्षण उसको कहते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अनुरूप जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसे लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र जिस टॉपिक को लिया गया है शिक्षण में, हस्तक्षेप रहित लेसिस फेयर, अर्थशास्त्र में लेसिस फेयर इकोनॉमी की बात की जाती है कि मतलब हस्तक्षेप रहित नियम, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो, कुछ नियम, कायदे, कानून बना दिए हैं जिसके माध्यम से उसका संचालन हो। तो इस तरह से ये शासन प्रणाली के आधार पर 3 तरह का शिक्षण होता है। और नेक्स्ट जो बिंदु है कि शिक्षण का जो स्वरूप क्या है उसके आधार पर जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये एक होता है कि नहीं किसी टॉपिक को आप सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमेडियल टीचिंग। वर्णनात्मक शिक्षण में आप सीधे सीधे किसी टॉपिक, विषय वस्तु का वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, विद्यार्थियों को समझाते हैं। निदानात्मक शिक्षण में उनकी समस्याओं और कठिनाइयों, परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, जो आपने निदान किया है, जो उसकी कठिनाइयों को पहचाना है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्रियाओं के आधार पर जो शिक्षण होता है वो भी 3 प्रकार का होता है कि प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करना। और व्यवस्था के आधार पर जो शिक्षण होता है वो भी 3 प्रकार का होता है: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इस तरह से ये कुल 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं। औपचारिक जो शिक्षा होती है जैसे स्कूल, विद्यालय,
कॉलेज के माध्यम से जो होती है। अनौपचारिक घर, परिवार, समाज, विद्यालय, कहीं से भी आप जो सीखते हैं वो अनौपचारिक होता है। और निरौपचारिक दोनों के बीच की स्थिति होती है, औपचारिक और अनौपचारिक की, जिसमें आप कह सकते हैं कि ओपन लर्निंग या पत्राचार पाठ्यक्रम होते हैं कि जो न तो पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, न ही अनौपचारिक होती हैं, बल्कि उनका जो स्वरूप होता है वो बीच की स्थिति का होता है। तो उसके अंतर्गत ये ओपन लर्निंग स्कूल या खुले विश्वविद्यालय की जो अवधारणा है वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो बताया गया था उस नंबर पर संपर्क करें। बाकी की सारी डिटेल, अगले टॉपिक्स, उसकी व्याख्या और साथ ही प्रश्नों का सेट आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, हल किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।